मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है, कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ईसीआईएल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है। और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे एफआईआर हुई। और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और यह पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः यह सबसे हिंसक चुनावों में से एक। अब इसके बाद अब आइए साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान यूपीए सरकार का दौर आता है। और उस समय बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई।
मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोगी माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहे जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे, और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। और अब मैं इसके बाद यह विषय कहना चाहूंगा कि जो इसके ऊपर आपत्ति की राजनीति की जाती है, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन, पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए। मगर सभापति महोदय ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है।